पहली सुर्खी पड़ोसी देश श्रीलंका से है। श्रीलंका से राष्ट्रपति राजपक्षे के भाग जाने के बाद स्पीकर की तरफ से प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते ही रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। विक्रमसिंघे ने टेलीविजन पर दिए एक भाषण में श्रीलंका की सेना और पुलिस को आदेश दिया कि श्रीलंका में कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो बन सके वो करें। इसके बाद गुस्साई जनता फिर से सड़कों पर आ गई। उसने फिर से प्रधानमंत्री निवास की तरफ कूच किया। इमरजेंसी के ऐलान से नाराज जनता और सुरक्षा बलों के बीच काफी देर तक संघर्ष भी हुआ। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। बावजूद इसके आक्रोशित जनता ने प्रधानमंत्री आवास के गेट को एक बार फिर से पार कर लिया। कई प्रदर्शनकारी तो इमारत की छत पर चढ़ गए और घंटों तक नारेबाजी होती रही। इसके अलावा देश के पश्चिमी प्रांतों में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन प्रदर्शन अभी तक जारी है। श्रीलंका में बीते 3 महीने से आंदोलन हो रहे थे। राष्ट्रपति गोतबाया ने वादा किया था कि वो 13 जुलाई तक इस्तीफा दे देंगे, लेकिन गिरफ्तारी की बढ़ती आशंका को देखते हुए वो इस्तीफे से पहले ही देश से भाग गए, मालदीव चले गए। खबर है अब वहां से सिंगापुर कूच कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को भी हटाने की मांग चल रही थी, लेकिन उन्होंने अब इमरजेंसी का दांव खेला है। अगर आप श्रीलंका के हालात पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी जरूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में आज के एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। दुनियादारी का ही वीकेंड पर एक स्पेशल शो आता है मास्टर क्लास के नाम से। उसमें भी हम श्रीलंका के राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात और पॉलिटिकल प्लेयर्स पर विस्तार से विशेषज्ञों के साथ बात करेंगे। अगली सुर्खी, एक पाकिस्तानी पत्रकार के दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारत पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम छेड़े है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कांग्रेस की सरकार 2005 से 2011 के बीच में 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है। देश की गोपनीय जानकारी साझा की जाती है। दरअसल बीते दिनों पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने दावा किया था कि यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने भारत में जासूसी की और कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भी दी। इस दौरान वो 5 बार भारत आए और तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात का भी जिक्र किया। इस पर बीजेपी ने पूछा कि क्या आतंकवाद के खात्मे के लिए कांग्रेस सरकार की यह नीति थी कि गोपनीय जानकारी साझा की जाए। देश की जनता ने अंसारी को सम्मान दिया, बदले में उन्होंने क्या दिया। पूछा गया कि क्या गांधी परिवार के इशारे पर जानकारी दी गई। सुनिए और क्या कहा भाजपा प्रवक्ता ने। नुसरत मिर्जा ये पत्रकार हैं पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तानी पत्रकार बताता है कि ये संवेदनशील अति गोपनीय जानकारी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जब वो भारत यात्रा पे आया, जो कि बुलाया गया, उसने ये जानकारी हमीद अंसारी जी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये उसका साक्षात्कार बता रहा है कि आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इस जानकारी को आईएसआई के साथ साझा किया गया। इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से गुरदीप सिंह सप्पल ने ट्वीट किया। कहा कि यह कार्यक्रम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, 11 दिसंबर से 2010 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में। इसके आयोजक थे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन और इंडियन काउंसिल ऑफ जूरिस्ट। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस कार्यक्रम के आयोजक नहीं थे। उन्होंने किसी को आमंत्रित नहीं किया, वो तो खुद मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। इस पर आज तक की मौसमी सिंह ने कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ से भी सवाल किया। सुनिए क्या जवाब मिला। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा ही नहीं है कि उन्हें देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने बुलाया था। हामिद अंसारी जी तो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का आयोजक इंडियन बार एसोसिएशन थी, तो वो इंडियन बार एसोसिएशन से पूछे, देश के न्यायाधीशों से पूछे कि उनको क्यों बुलाया गया था और उन्होंने क्या कहा। हामिद अंसारी जी से इसको लिंक करना पूर्ण रूप से गलत, तथ्यात्मक रूप से मिसलीडिंग और भ्रामक है, क्योंकि हामिद अंसारी जी ना तो उस जर्नलिस्ट को जानते, ना उन्होंने उसे बुलाया। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जूरिस्ट थी, जिसका आयोजन बार एसोसिएशन ने किया था। तो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जो न्यायाधीश वहाँ पे बैठे थे, उनसे पूछताछ करके पता लगाए कि किसने उन्हें बुलाया था।
हामिद अंसारी जी उन्हें ना तो जानते ना उन्होंने बुलाया। तो इस तरह की जानकारियाँ देना जो भारतीय जनता पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी का मिसलीडिंग और भ्रामक जानकारियों का विभाग है, वो इस तरह की जानकारियाँ पब्लिक में देता है ताकि भ्रम फैला हुआ है। जिस पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के बयान के बाद हामिद अंसारी पर सवाल उठ रहे हैं, वो इससे पहले भी अपने दावों को लेकर चर्चा में रहे हैं। 9/11 के आतंकी हमले में अमेरिका सरकार की उन्होंने साजिश बता दी थी। 2005 में पाकिस्तान में भूकंप, 2011 में जापान की सुनामी की वजह अंतरिक्ष यानों की उड़ान को बताया था उन्होंने। अगली सुर्खी, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की पूनम गुप्ता ने सरकारी बैंकों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें मोदी सरकार को सुझाव दिया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक दशक में SBI को छोड़कर दूसरे सभी सरकारी बैंक हर पैमाने पर प्राइवेट बैंक से बहुत पीछे रहे। सरकारी बैंकों के कामकाज की लागत बढ़ी है, उनके द्वारा दिया गया लोन भी डूब रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सरकारी बैंकों ने प्राइवेट बैंकों के मुकाबले एसेट और इक्विटी पर कम रिटर्न हासिल किया। इकोनॉमिक टाइम्स ने हाल ही में यह खबर दी थी कि मोदी सरकार सरकारी बैंकों से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने से जुड़ा नया बिल आगामी संसद सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसके पारित होने के बाद सरकारी बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी खत्म करने का रास्ता सरकार के सामने खुल जाएगा। बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 में अभी जो कानूनी कायदे हैं उनके मुताबिक सरकार को सरकारी बैंकों में कम से कम 51% की हिस्सेदारी रखनी जरूरी है। अगर बिल पास हुआ तो यह नियम लागू नहीं होगा। अगर रिपोर्ट पर अमल किया गया तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सरीखे बैंकों को बेचने की दिशा में काम हो सकता है। इस बार संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। शायद इस मामले में गहमागहमी देखने को मिले। अगली सुर्खी, उत्तर प्रदेश बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कानपुर और प्रयागराज प्रशासन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई आरोपी है तो उसका घर निगम के नियम के मुताबिक गिराया नहीं जा सकता। नियम के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से लगाई गई याचिका में बुलडोजर कार्रवाइयां रोकने की मांग की गई थी। उनकी तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी कि ये पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली में सभी फार्म हाउस लगभग अवैध हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दवे ने कहा कि आप कार्रवाई पर रोक का आदेश दें। इस पर कोर्ट ने कहा, इस तरह का आदेश कैसे दे सकते हैं, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वो अवैध निर्माण तोड़ने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध का आदेश जारी नहीं कर सकते। इससे स्थानीय निकायों के अधिकारों में कटौती हो जाएगी। अब इस मामले में 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। गुजरात और मध्य प्रदेश को भी नोटिस जारी किया गया क्योंकि वहां भी इस तरह की कार्रवाइयां की गई थी। आखिरी सुर्खी, कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए सरकार ने बूस्टर डोज के लिए नए नियम तय किए हैं। सरकार ने 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके तहत 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोगों को मुफ्त में कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। सरकार ने यह फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस साल भारत को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम अपने नागरिकों को कोरोना की बूस्टर डोज की खुराक मुफ्त में लगाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये डोज 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। इस दौरान आप भी अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। मैंने तो पहले ही लगवा ली। इससे पहले सरकार ने कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का समय घटाया था। पहले जहां ये डोज 9 महीने के अंतराल पर लगाई जा रही थी, वहीं अब इसे 6 महीने के बाद लगवाया जा सकता है।